Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 8 chemical reactivity. आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. हमने सब जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी कर लिए हैं और हम आज इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे बुक से ही और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाईलाइटेड वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी. सो चैप्टर का जो बिल्कुल फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 138, इस पे मेटल्स की यहाँ पे 2 लाइन्स हैं. स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. सिवाय हाइड्रोजन एटम के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि वो केटाइंस बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करके. तो ये मेटल्स की डेफिनेशन है. देन नेक्स्ट पेज पे आएंगे 139 पे. यहाँ पे हेडिंग आएगी कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ मेटल्स. 3 टाइप के यहाँ पे मेटल्स मेंशन किए गए हैं. वेरी रिएक्टिव मेटल्स, उसके यहाँ पे एग्जांपल्स हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. देन मॉडरेटली रिएक्टिव जो कि एवरेज हैं, ये हैं जिंक, आयरन, टिन और लेड. इसके बाद लीस्ट रिएक्टिव या इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है. उसके एग्जाम्पल हैं कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड. तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है. वो मेटल जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उन्हें हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं और जो लॉस नहीं कर पाते इजीली उन्हें हम लीस्ट रिएक्टिव या फिर नोबल मेटल्स कहते हैं. देन यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की पोजीशन शो की हुई है. जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स के जो मेटल्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, इन्हें लाइट मेटल्स कहा जाता है. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स, इन्हें हम हैवी मेटल्स कहते हैं. पीरियोडिक टेबल की सेंटर पोजीशन है इनकी. और यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे आते हैं ये मोस्टली नॉन मेटल्स हैं हमारे पास. तो यहाँ पे की दी हुई है. जो येलो कलर के आपको जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सब के सब मेटल्स हैं. और ये जो ब्लू कलर में बॉक्सेस हैं इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इंक्लूडिंग दिस हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल्स हैं. और इसके अलावा ये जो ग्रीन में 4 एलिमेंट्स शो किए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये 4 एलिमेंट्स जो ये मेटलॉइड्स हैं. मेटलॉइड्स हम कहते हैं उन एलिमेंट्स को जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ब्लैक कलर में जो सिंबल्स हैं वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. मीन्स के यहाँ पे जितनी भी ब्लैक कलर के सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है एलिमेंट्स का वो सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और जो ब्लू में है, ब्लू में सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ब्रोमीन है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और जो रेड फॉर्म में रेड कलर के सिंबल्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सब गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ये सब गैसेस हैं. सो यहाँ पे जो गैसेस हैं जितने भी रेड कलर के सिंबल जो हैं ये सब नॉन मेटल्स है क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं सिवाय एक के जो कि मर्करी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. इसके अलावा सब के सब मेटल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि हम उसको अपेरेंटली देख के भी बता सकते हैं. केमिकल रिएक्शंस के अलावा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड. तकरीबन सभी मेटल सॉलिड होते हैं सिवाय मर्करी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आती है थर्मामीटर में जो टेम्परेचर की चेंज होने के साथ राइज और फॉल करती है वो मर्करी है. सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स के अलावा जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है. मीन्स के हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं और हाई टेम्परेचर पे वो बॉयल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मेटालिक लस्टर. मेटालिक लस्टर कहते हैं मेटल्स की चमक. मेटल जो होते हैं उसको पॉलिश भी किया जा सकता है और उसमें एक चमक भी प्रेजेंट होती है. दे आर मेलिएबल. मेलिएबल की यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है ब्रैकेट में. Malleable is a property of metal by which they can be hammered into sheets. ये metals की property है, मीन्स के इसको हम sheets में convert कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी लिखी है मेटल की डक्टाइल. डक्टाइल की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. वायर्स में जो मेटल को कन्वर्ट किया जाता है इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल कहते हैं. दे गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट. और जब मेटल्स को हिट किया जाता है तो इसमें से एक आवाज़ निकलती है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं इस वजह से. कंडक्टिविटी का नेक्स्ट पॉइंट है. सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हीट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी का. दे हैव हाई डेंसिटी, हाईली डेंस होते हैं ये.
हार्ड होते हैं ये, सिवाय सोडियम और पोटाशियम के। सोडियम और पोटाशियम जो है ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जैसे कि इरेजर होती है सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज मेंशन है इसकी। फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं आसानी के साथ और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन शो करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। थर्ड पॉइंट है आयनिक कंपाउंड, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल्स के साथ ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि ये मेटल डोनेट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं नॉन मेटल्स के पास, तो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और वो जो कंपाउंड है उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटल्स के आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो नॉन मेटल्स के साथ ये आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं और आपस में जो मेटल्स हैं उनमें मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो पेज है 140, इस पे यहाँ पे पिंक बॉक्स में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये आपके पॉइंट्स आ सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। तो इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं लिखी हुई, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट मेटल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है कि दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर की डेफिनेशन फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं लॉस कर सकते। और ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। द मोर इजिली अ मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, द मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वो मेटल जो कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन और जितनी जल्दी दे सकता है वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसके बाद है वैलेंसी। तो मेटल्स की वैलेंसी वही होती है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है वो उसकी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल है फर्स्ट सोडियम की। यहाँ पे रिएक्शन में सोडियम मेटल है, यहाँ पे ये एक सोडियम का एटम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये प्रोडक्ट बना है हमारे पास। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और ये खुद +1 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। सो वैलेंसी ऑफ सोडियम मेटल इज 1। एग्जाम्पल नंबर 2 है जिंक मेटल की। जिंक मेटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इस पर +2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। वैलेंसी हम नंबर्स से इंडिकेट करते हैं 1 2 3। वैलेंसी में हम चार्ज नहीं लगाते, तो वैलेंसी इसकी यहाँ पे 2 है, +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का? फर्स्ट है अलोंग ग्रुप्स। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है 3 लाइन्स, इसकी हेडिंग आएगी अलोंग ग्रुप्स या ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अलोंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये ग्रुप में इंक्रीज करता है कैरेक्टर बिकॉज साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कम हो जाता है। तो वो अपना जो भी एटम है वो अपना वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, और इसी कैरेक्टर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। तो जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे सकेगा वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। सो डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज करता है बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। एटम्स कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एग्जाम्पल है लिथियम मेटल की। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है सोडियम से। लिथियम जो है वो पहले मौजूद होता है, इससे नेक्स्ट पोजीशन पे सोडियम है। सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा होता है, तो सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी तरह से सोडियम से नेक्स्ट मेंबर है पोटाशियम। तो पोटाशियम सोडियम से ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इन तीनों में से पोटाशियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उससे कम सोडियम और सबसे कम लिथियम है। नेक्स्ट है अलॉन्ग पीरियड ट्रेंड एक्सप्लेन किया हुआ है। अलॉन्ग पीरियड लेफ्ट टू राइट ये ट्रेंड डिक्रीज करता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटम का साइज कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। साइज अगर बड़ा होगा एटम का तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव
करेक्टर हाई होगा, इंक्रीज करेगा, अगर साइज डिक्रीज होगा तो ये करेक्टर भी डिक्रीज करेगा। सो लेफ्ट टू राइट ये करेक्टर डिक्रीज होता है इस वजह से। इट मीन्स एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड्स आर मोर मेटालिक। इसका मतलब ये हुआ इसी वजह से जो पीरियोडिक टेबल में अभी हमने पोजीशन में देखी तो स्टार्ट वाले जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं, और राइट साइड पे आए तो नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, वो ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी का। यहाँ पर रिलेशनशिप दिया हुआ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों रिलेट करते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनडायरेक्टली, लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, और आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज पे। किस तरह से? फर्स्ट है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का बताया हुआ कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कब होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। स्मॉल साइज्ड एटम्स, स्मॉल साइज के जो एटम्स होते हैं दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, उनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए फिर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो जब वो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और हाई आयनाइजेशन एनर्जी तब होती है जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव नहीं कर पा रहा इजीली, इसका मतलब ये हुआ कि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो द एटम्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि वो मेटल्स, सपोज अल्कली मेटल्स जो हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में प्रेजेंट हैं, उनका साइज लार्ज होता है क्योंकि राइट साइड पे जाएं पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में तो साइज डिक्रीज करता है। तो अल्कली मेटल जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है, उनका साइज बड़ा होता है और उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और उनका हाई मेटालिक करेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन आपकी बुक में दिया हुआ है सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स का। सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है। तो आपकी बुक के पेज नंबर 141 पे ये दो फिगर्स हैं। ये सोडियम एटम का स्ट्रक्चर है। के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 और एम शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैग्नीशियम एटम जो है इसके ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर है, बस इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी जो एंड होती है उसमें आता है 3s1 पे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो 3s सब शेल में जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 3s2 आता है। इसका जो साइज़ है सोडियम एटम का वो है 186 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो है 160। साइज़ इसका छोटा है फ्रॉम सोडियम एटम, सोडियम का साइज़ बड़ा है 186 और इसका 160 है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना इजीली दे सकता है, तो उसके लिए कम एनर्जी चाहिए 496, और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसकी एनर्जी हाई है 738 किलो जूल पर मोल। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स यूज़ किए हुए हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं वो एनर्जी जो कि चाहिए होती है किसी भी एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ही से रिमूव किया जाएगा। जब उसमें से वो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम से रिमूव किया तो मैग्नीशियम पे +1 चार्ज आ जाएगा। अब वो एटम नहीं रहा, अब वो केटाइन बन चुका है। अब उसी केटाइन में से, केटाइन क्यों बनता है, उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज मतलब उसके न्यूक्लियस का प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं और प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो उसका न्यूक्लियस अपने रिमेनिंग जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब उसी आयन में से हम सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये बहुत हाई होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो चुका है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mg+ आयन एज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस, इसी वजह से साइज डिक्रीज कर जाता है आयन का। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल,
ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। देन यहाँ पे टेबल है 8.1। स्टार्ट में ये अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 के, इनका एटॉमिक नंबर है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन है। IE मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इसलिए इनकी एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये जो है ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहती हैं। ये इनका एटॉमिक नंबर है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इनके वैलेंस शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी को हम कह रहे हैं IE1। IE1 मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड वाली जो है वो फर्स्ट से हाई है सब इन सब एलिमेंट्स की केसेस में। सो लो आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल्स मेक देम मोर रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी का रीज़न ये है क्योंकि इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और आपको स्टार्ट में मैंने कहा था मेटल्स की रिएक्टिविटी उसकी इसी एबिलिटी पे डिपेंड करती है, जितना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्टिव होते हैं। सो आज का टॉपिक यहीं तक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।